कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के मौके पर राजधानी शिमला में छात्र चिकित्सकों ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। नगर निगम शिमला की बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव भाजपा ने जताया कड़ा ऐतराज। आज्ञा शख्स ने घर के बाहर चारपाई पर सो रहे व्यक्ति पर चाकू से किया हमला। अनियंत्रित होकर कार पर पलटी पिकअप। मुख्यमंत्री की मनाही के बावजूद हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मियों के रिजल्ट से फिर कटा एनपीएस शेयर। सोलन मंडी में टमाटर की सोना किस्म को मिले रिकॉर्ड तोड़ रेट। महिला कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 2022 के प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस तरह महिला कांग्रेस ने कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है, उसी तरह सुक्खू सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम कर 2024 में लोग कांग्रेस को बहुमत देकर सत्ता में काबिज करेंगे। यह बात शिमला में महिला कांग्रेस प्रभारी सुनीता शेरावत ने कही। ये ऐसा है, आज हमारी महिला कांग्रेस की स्टेट एग्जीक्यूटिव है। आज हमारी मीटिंग है स्टेट एग्जीक्यूटिव, तो उसमें हम महिलाओं को हमारे सबसे पहले तो मैं बधाई देती हूँ अपनी महिलाओं को, जो कि हमारी महिलाओं ने जो इलेक्शन हमारे विधानसभा के हुए हैं, सरकार आई है, उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत काम किया। हर ब्लॉक प्रेसिडेंट ने, हर बूथ प्रेसिडेंट ने और हमारी बूथ से लेके स्टेट लेवल तक की महिलाओं ने इलेक्शन में बहुत काम किया है, और जिसका कि रिजल्ट है कि आज हमारी सरकार है हिमाचल प्रदेश में। और मैं अपनी सभी बहनों को बहुत बधाई देती हूँ और आप सब लोगों को भी बधाई देती हूँ कि हम आज हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार है। और संगठन, देखिए संगठन एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण ऐसा वो है कि जिसके बिना चाहे हमारी सरकार आ जाए तब भी हमें संगठन को हमेशा दुरुस्त और चुरुस्त रखना जरूरी है। तो आज हमारी महिलाओं ने जो हमारी गारंटी थी, आज हमारी महिलाओं का काम है वो गारंटी जो हमारी अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे डिप्टी मुख्यमंत्री जी और हमारी पूरी कैबिनेट और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने और हमारे जो नेशनल लीडर्स ने जो भी मैनिफेस्टो, जो भी गारंटियाँ हमारी इलेक्शन से पहले रखी थी, आज उन सब गारंटियों पे, मैनिफेस्टो पे अच्छे से अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो आज हमारी महिलाओं का काम है कि जितनी भी हमारी ये गारंटियां हैं उनका प्रचार प्रसार करें, घर घर बताएं उनको कि हमारी ये गारंटी हमने लागू कर दी है उसमें। और दूसरा, संगठन को मजबूत करने पे बल दिया जाएगा। आगामी लोकसभा के चुनाव है जिनमें कि हमारी महिलाओं ने जैसे विधानसभा में काम किया ऐसे ही वो लोकसभा में काम करेंगी और अपनी बूथ कमेटियां, अपने इलाके में ब्लॉक, जिला, उन सबको मजबूत करने की अभी पहले भी मजबूत है और भी ज़रूरत है, क्योंकि आगे में हमारा 24 में लोग ऐसा है कि कितने सालों से केंद्र में सरकार है बीजेपी की, वो हमेशा कभी कहीं कोई मुद्दा ले आती है इलेक्शन से पहले, कभी कोई मुद्दा ले आती है। बात उसकी नहीं है, बात ये है कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अगर ये मुद्दा आप सीरियसली वो करते हैं तो इलेक्शन से इतना पहले क्यों करते हैं? वैसे हमारे हाईकमांड का जो वो होगा वो हम लोगों का भी होगा। हमारा हाईकमांड इसके पक्ष में विपक्ष में है तो हम लोग भी उसी में ही है। हमारे हाईकमांड हमारा जैसे करेगा वैसे ही हम लोग भी वैसे ही करेंगे। पर ये राजनीतिकरण है बीजेपी का, वो कभी धर्म को आगे लेके आती है, कभी वो किसी तरह के मुद्दे उठा के लेके आती है। ये सब उनका स्टंट क्या है कि इलेक्शन 24 का, तो वो राजनीति नहीं करनी चाहिए उनको। मैम 24 के संकट जब जान पर बन आता है तो सबसे पहले चिकित्सक याद आते हैं। यही वजह है कि चिकित्सा को भी किसी भी दूसरे पेशे से अधिक सम्मान मिलता है। 1 जुलाई को देश भर में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। राजधानी शिमला में समाज में चिकित्सकों के योगदान को देखते हुए रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और स्टूडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने मिलकर नेशनल डॉक्टर डे मनाया। इस मौके पर छात्र चिकित्सकों की ओर से रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। तो ये डॉक्टर्स डे है, ये भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये जो डे है बेसिकली डॉक्टर्स के कंट्रीब्यूशन को लेके मनाया जाता है सोसाइटी को
के अंदर जो हम कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारी सेवाएं देते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मनाया जाता है। ये आज का जो हमारा दिवस है, ये हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन और स्टूडेंट सेंट्रल एसोसिएशन, जो हमारे एमबीबीएस के छात्र और पोस्ट ग्रेजुएट छात्र हैं, और जो हमारे रजिस्ट्रार या जिनको सीनियर रेजिडेंट बोलते हैं हम, ये इनके ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको मनाने का बीड़ा उठाया है। और इसके उपलक्ष्य में आज जो है छात्रों ने ब्लड डोनेशन का भी आज कैंप लगाया है कॉलेज में। कोविड के दौरान भी काफ़ी अहम भूमिका डॉक्टर्स की रही है। हाँ, जो कोविड के समय में मैं कहूँगा कि जब बहुत मुश्किल हालात पैदा हुए थे, तो उसमें सेवाएं देना एक अपने आप में ही चैलेंज हो गया था। ऊपर से शुरुआती दौर में पता नहीं था कोविड से कांटेक्ट में आने से किसको क्या हो जाएगा, फैमिली को क्या हो जाएगा, तो निश्चय ही बहुत ख़राब समय था। लेकिन उसमें हमारे डॉक्टर्स ने, बाकी हमारे पैरामेडिकल स्टाफ का भी मैं कहूँगा, सब ने मिलजुल के हिम्मत रखी थी और सब मरीज़ों के बीच में जाके इलाज किया था। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने की कोशिश की गई थी। सबको ज्ञात है, पूरी रात ऑक्सीजन की सप्लाई चलते रहती थी, मरीज़ों के का आना जाना चला रहता था, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, बाकी ट्रीटमेंट, काफ़ी सारी व्यवस्थाएं थी जो डॉक्टर्स को साथ में करनी पड़ी थी मरीज़ों के इलाज के साथ साथ। एक बार अपना परिचय आपका परिचय। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, निश्चेतन विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ। हमारे प्रिंसिपल आज जो हैं वो चमियाना में गए हैं, तो आज मैं प्रिंसिपल का कार्यभार देख रहा हूँ। मैं अभी अपने बच्चों के को संबोधन में कह रहा था कि अब जो है डॉक्टर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया है। बहुत सारा प्रोडक्शन हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट आनी शुरू हो गई है, बहुत से मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, शिक्षा के स्तर पे भी फ़र्क पड़ा है। तो मैं बच्चों को यही कह रहा था और कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और सिर्फ मेडिकल में ही नहीं, हमारे जो नॉन मेडिकल के भी बहुत से ब्रांचेस हैं, रिसर्च है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, और कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, फोरेंसिक सर्विसेज हैं। बच्चे उनकी तरफ भी अपना कैरियर चुनने के लिए तैयार हों और उधर को भी ध्यान रखें। यही मैं बच्चों को कहना चाहूँगा। नगर निगम शिमला की मासिक बैठक का आयोजन बजट भवन में हुआ। नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने स्वस्थ होने के बाद यह बैठक हुई। बैठक में शामिल शहर के विधायक हरीश चनार्था भी मौजूद रहे। बैठक में शहर के कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई और साथ ही नगर निगम शिमला की बैठक में 4% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने विरोध किया। वहीं सत्ता पक्ष के पार्षदों ने तर्ज दिया कि यह केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक किया जा रहा है। इसको लेकर बात हुई, बढ़ाने को लेकर, जिसको लेकर आपने यहाँ पर विरोध भी जताया। हमने बिल्कुल प्रॉपर्टी टैक्स को लेके विरोध किया है। इनका कहना था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है या पीछे जो है वो पास हुआ है, लेकिन जैसे कि मैं आपको बता दूं, हाउस में हमने बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के जितने 9 के 9 पार्षद हैं उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ ना डाला जाए, क्योंकि जनता जो है प्रॉपर्टी टैक्स दे रही है, बिजली टैक्स दे रही है, पानी टैक्स दे रही है, सफाई टैक्स दे रही है, कूड़ा कलेक्शन का आप जान रहे, सब हर तरह का टैक्स दे रही है। और हम ये चाहते हैं कि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनसे पहले उस टैक्स को कलेक्ट किया जाए, उसके बाद एमसी की जो आय है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको रेज करने के लिए कई तरह के पॉइंट जो है हमने हाउस में रखे, उन पॉइंट्स पे गौर की जाए तो हमारे को ये टैक्स जो है वो जनता के ऊपर डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सफाई कर्मचारियों को लेकर भी आपने एक मुद्दा उठाया अंदर। सफाई कर्मचारियों को लेकर मैं ये मुद्दा जरूर उठा रही थी अंदर। जैसा कि आपको पता है कि पिछले सदन में हमारे जो यहाँ के विधायक हैं हरीश चनार्था जी ने, उन्होंने ये संगीन आरोप लगाया था कि 300 सफाई कर्मचारी जो हैं वो हमारे शिमला में जो है उनकी हाजिरी लग रही है नोटबुक्स में, और वो लोग जो हैं वो अपने काम पे नहीं जाते हैं और वेतन पूरा लेते हैं। तो जैसा मैंने वहाँ भी कहा था कि पेपरों के माध्यम
माध्यम से हमें ये पता लगा था कि उनको क्लीन चिट दे दी गई है। तो आज ये इस विषय के ऊपर जो है टाल मटोल करते हुए विधायक जी ने ये मामला उसको टर्न ही कर दिया बिल्कुल कि आप ये बताइए कि आपके वार्ड में जो है वो सफाई पूरी हो रही है कि नहीं। सफाई तो पहले भी हो रही थी, ऐसी बात नहीं कि सफाई नहीं हो रही थी। हाँ, कुछ एक प्रॉब्लम्स थी कि जैसे नाले जो थे वो बंद पड़े थे, उसके लिए एक्स्ट्रा जो सफाई कर्मचारी थे वो रखने थे। तो इन्होंने कहा भी था कि हम रखेंगे भी, लेकिन ये बिल्कुल सफेद झूठ है। कोई सफाई कर्मचारी जो है वो नहीं रखा गया है। और मैंने ये मामला उठाया कि एक सफाई कर्मचारी हमारी सफाई व्यवस्था की रीढ़ हैं और उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि आप जो हैं काम नहीं कर रहे हैं, ऊना, बिलासपुर और हरियाणा में आप रह रहे हैं और वेतन ले रहे हैं, और आज आप ये बोल रहे हैं कि नहीं, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। आप ये बताइए कि आपके वार्ड में काम हो रहा है। वो तो पहले भी हो रहा था, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि एक सफाई कर्मचारी जो इतना काम करता है, आपको पता कितनी गंदगी में वो जा रहा है, शहर हमारी सिटी को स्वस्थ रख रहा है, और उसकी भावनाओं को आप ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। हम इस चीज का विरोध करते हैं और हमने अभी ये हाउस में बोला है कि अगर इन लोगों को क्लीन चिट दे दी गई हुई है तो हमारे जो माननीय विधायक हैं वो इस विषय में बोले कि इन्होंने ये संगीन आरोप किस आधार पर लगाए थे। वहीं पर आपने महापौर महोदय ने यहाँ पर बोला कि जो 40 करोड़ रुपया केंद्र से आएगा वो लैप्स हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। जब हम एमसी का टैक्स जो व्यवस्था है उसको सुधारेंगे, जैसे कि अंदर मैं आपको बता रही थी कि कई तरह के जो पॉइंट्स रखे सारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, अगर हम उन चीज़ों पे गौर करेंगे, जैसे कि कुछ लोग बोले थे कि हम दिल्ली जा रहे हैं तो रास्ते में हमारे इतने इतने टैक्स जो हैं वो हमारे से रिकवरी की जाती है, उस तरह की कई उदाहरण दिए गए। अगर वैसे वैसे पॉइंट्स आते हैं तो हम जनता के ऊपर बोझ क्यों डालेंगे, अगर हम उनके द्वारा हम जो है ये प्राप्त कर रहे हैं टैक्स। तो विधायक का कहना था कि ये नॉर्म्स के अंदर है, अगर नॉर्म्स पूरे नहीं किए जाएंगे तो ऐसा नहीं है। मैंने यही बोला कि इसके ऊपर जो है स्पेशल हाउस किया जाए। हम जनता के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ डालने के फेवर में नहीं है। एक्चुअली जो ये प्रॉपर्टी टैक्स का इशू आया था पिछले हाउस में, इसको हमने टाल दिया था। इसलिए टाला था क्योंकि पहले हम ये तो देखते कि कलेक्शन कितना शहर में होना है, और जो एक क्राइटेरिया है, जो ये अंडरस्टैंडिंग एक यूडी डिपार्टमेंट की साइन हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर हमारे को फंडिंग लानी है तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे को फुलफिल करने बहुत जरूरी हो गए हैं। तो ये हाउस का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते हैं, पर लेकिन अभी जो ग्रांट है अराउंड 40 करोड़ की ग्रांट अभी इसी प्रोजेक्ट के अंडर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को यूडी के अंडर ये पैसा वहाँ पे लटका हुआ है। तो अगर उनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उसमें 10% बढ़ाने की पॉलिसी थी, पर 10% बढ़ाने के लिए जो क्राइटेरियाज है, आई मस्ट अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कि वो उनके जो क्राइटेरिया है उसको वो एक्सीड कर चुके हैं, और वो फाइनली इस ग्रांट को निकालने के लिए इस टाइम हमारे को 4% के करीब टैक्स जो कि बढ़ाना पड़ेगा। एंड आई फील दैट कि जैसे जो हाउस डिसीजन लेगा, प्रेरोगेटिव हाउस का है, उन्होंने इसको पास करना है या नहीं करना है। पर लेकिन जो आगे भी आने वाली स्कीम्स है, जैसे हमारे वाटर सप्लाईज की स्कीम्स हैं और दूसरे आपकी डेवलपमेंटल प्लान्स हैं, डीपीज वगैरह है, ये फाइनेंस कमीशन की दिल्ली से ये शर्तें हैं, हर डिपार्टमेंट पे ये शर्तें हैं। ये नहीं सिर्फ ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे नहीं है, ये आपके SJPNL पे भी है, PWD पे भी है, आपके वेलफेयर में जितने भी डिपार्टमेंट्स है सरकार के ऑल ओवर इंडिया, सबकी एक कंडीशन लग चुकी है कि यू फुलफिल दिस मच टारगेट एंड स्टेट इतना अपना टारगेट पूरा करे, और उसके एवज में आपको इतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट फिर देगी। और जो फंडिंग पैटर्न है वो टोटली इन प्लानिंग कमीशन की जो फाइनेंस कमीशन है इनके मुताबिक ये बदल चुका है, और ये अभी के लिए नहीं, अब हमारे लिए हमेशा के लिए ये आप पहले अपने टारगेट पूरे करके फिर उसके बाद आपको फाइनेंसेस लाने पड़ेंगे। अब प्रेरोगेटिव हाउस का है, अब डिस्कशन चली है इसमें। अगर ये बोलते कि स्पेशल हाउस भी करना है इस इशू पे, तो आई थिंक इनका अपना प्रेरोगेटिव है, मेयर साहब का और हाउस का।
और हम तो सिर्फ ये बोल सकते हैं कि जहाँ से ग्रांट आ रही है उस ग्रांट को रोके ना जाए और जितना भी मिनिमम टू मिनिमम बोझ लोगों के ऊपर पड़ सकता है उसको अवॉइड करने की कोशिश की जाए और मिनिमम टू मिनिमम बोझ लोगों के ऊपर डालने का जो एक हमारा जो क्राइटेरिया या मेमोरेंडम जो साइन हुआ है लोगों के ऊपर कम से कम बोझ डालने का प्रयास किया जाए। उसके लिए आपको क्या प्लानिंग करनी है, कैसे प्लानिंग करनी है ताकि लोगों पे बोझ ना पड़े और हमारा काम भी सरते रहे। तो उसके लिए अगर ये बोलते कि स्पेशल हाउस भी करना है तो स्पेशल हाउस में हम रिक्वेस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट के लोग भी है, जैसे सेक्रेटरी यूडी है, सेक्रेटरी फाइनेंस है और भी जो लोग हैं और भी जो यूडी मंत्री है जो देख रहे हैं ये सारा कुछ और पूरे सरकार के लोग हैं वो भी आके ब्रीफ हाउस को कर सकते हैं। सर लेबर हॉस्टल को लेकर नहीं, लेबर हॉस्टल की जो भी बात उठाई थी हाउस में मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि अच्छा मुद्दा है वो, पर लेकिन जब ये उठाने की बात है उस टाइम क्यों नहीं उठाएगी जब आपके पास स्मार्ट सिटी में ये एक अलग ही हेड था। तो मैं स्मार्ट सिटी के सारे अकाउंट्स चेक कर रहा था, देख रहा था कि कौन से हेड में क्या है। स्मार्ट सिटी 2022 में मार्च में खत्म हो चुकी है, उसमें अब एक भी प्रोजेक्ट कोई आगे नहीं जा रहा, ना ही कोई आगे जाने का उसमें स्कोप है, ना उसमें कोई पैसा है। जो आपने अभी ये कहा है कि स्मार्ट सिटी 1 साल के लिए एक्सटेंड की गई है, स्मार्ट सिटी का जो ये प्रोजेक्ट है उसमें कोई फाइनेंशियल प्रोविजन तो है नहीं है। जो पैसा आपने बना दिए, जो डीपीआर आपने बना दिए, जो भी आपने अपनी प्लानिंग कर ली है वो पैसा आ चुका है और जो आधे अधूरे लटके हुए प्रोजेक्ट्स में है उसमें भी अब पैसा नहीं आ रहा। तो जो ये एक्सटेंशन ऑफ 1 ईयर है ये तो सिर्फ कंप्लीशन के लिए है। अब कैसे कंप्लीट करें इन चीजों को, वो अब स्टेट गवर्नमेंट का पैसा उसमें लगना है। तो ये बिना डीपीआर के बनाए हुए प्रोजेक्ट्स है, बिना मतलब प्लानिंग किए हुए ये स्मार्ट सिटी को ये प्रोजेक्ट्स पैसा लाने के लिए बोल दिया हमें ये कर लेंगे वो, पर अब अगर जमीन पे देखे जाए हम 6 महीने से सिर्फ इन स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के चक्करों में घूम रहे हैं। जो कंप्लीशन पे एटलीस्ट आ रहे हैं उनको तो कंप्लीट करें। कई प्रोजेक्ट्स में अब रीफंडिंग की जरूरत पड़ रही है, कहाँ से पैसा लाए, आधे बदलते प्रोजेक्ट्स आपके रुक चुके हैं। तो वी आर ट्राइंग टू फाइट, वी आर ट्राइंग टू मेक बोथ द एंड्स मीट ताकि लोगों को हम सुविधा दे सकें। अब जैसे कि काट रोड का है, काट रोड में हमने पीछे 2 दिन पहले पूरा एक राउंड लिया है, 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इसमें हमारा प्रोविजन है, 100 करोड़ का प्रोविजन है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अनाउंस भी किया है। हमने उस रोड को एटलीस्ट ट्रैफिक ईज आउट करने के लिए हमने उसमें काफी अच्छी प्लानिंग बनाई है। इंस्पेक्शन हुआ, स्पॉट इंस्पेक्शंस हो गए, एक एक चीज का एक एक इंच का सभी पूरी सरकार को पता लग गया है कि कहाँ पे क्या होना है। उसके मुताबिक वो प्रोजेक्ट्स हम आगे भेजेंगे और पैसा लाएंगे। सर पानी का भी एमसी ने, मेयर साहब ने ये अनाउंस जो किया है इसमें प्रोविजन फंडिंग का हुआ है और ये 15 लाख रुपए के हिसाब से म्यूनिसिपल हेड से जो ये है वो हर वार्ड में दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। और उसके अलावा हम यहाँ के विधायक होने के नाते जो मेरा एरिया और अनिरुद्ध सिंह जी उधर से और विक्रमादित्य सिंह जी जिनके पास 4 वार्ड है, 12 वार्ड अनिरुद्ध जी के पास है, 18 वार्ड हमारे पास है, हम भी अपनी जो निधि है जो यहाँ पे इक्वली बांट, एटलीस्ट मेरी तो सारी की सारी निधि शिमला शहर के लिए आएगी। जितना भी पैसा मेरे पास कहीं से भी आता है वो शिमला शहर के लिए ही आएगा। और मेरा प्रयास ये है कि मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको फुल एंड प्रूफ तरीके से, प्रॉपर तरीके से, जिस पे कोई ऑब्जेक्शन न लगे उनको तैयार कर रहा हूं और वो हम आगे सेंट्रल गवर्नमेंट्स को भेज रहे हैं और वो उस तरीके से हमारे पास ये पैसा आए और लोगों को। जिला ऊना में चंबा की सीमा से सटे हरोली उपमंडल के गांव कोतपुर जयचंद में एक अज्ञात व्यक्ति ने घर के बाहर सो रहे व्यक्ति पर तेजधार चाकू से हमला कर दिया, जिस कारण वो घायल हुआ। घायल की पहचान हसनपुर के रूप में हुई है। पीड़ित व्यक्ति ने इस बात की सूचना पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं शिकायतकर्ता के आधार पर पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि वह 30 जून की रात वो रोजमर्रा की तरह खाना खाने के बाद घर के बाहर चारपाई डालकर सो गया। इस दौरान करीब 11 बजे उसे किसी व्यक्ति के पास आने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर वह जाग गया। देखते ही देखते उस अज्ञात व्यक्ति ने तेजधार चाकू से हमला कर दिया। आरोपी को पीड़ित ने दोनों हाथों से मजबूती के साथ पकड़ लिया, लेकिन इस दौरान उसके कान, गर्दन और कंधे पर चोटें आई है। घटना के बाद हसन ने हमलावर को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी उसे धक्का देकर खेतों की तरफ भागने में कामयाब रहा। वहीं घटना के बाद इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। डीएसपी हरोली मोहन रावत ने इसकी पुष्टि की है। हिमाचल में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। प्रदेश में आए दिन कई सड़क हादसे देखने को मिल रही है।
मामला राजधानी शिमला के विकास नगर क्षेत्र का है। यहाँ एक पिकअप अनियंत्रित होकर कार पर पलट गई और जिस कारण एक युवक की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में एक महिला सहित 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक एक पिकअप विकास नगर से पट्टी गांव की तरफ जा रही थी। पिकअप में सामान लोड किया हुआ था और 7 लोग सवार थे। जैसे ही पिकअप पट्टी गांव के समीप पहुंची तो चालक हितेंद्र वाहन से संतुलन खो बैठा और पिकअप लुढ़कते हुए दूसरे सड़क पर खड़ी कार पर पलट गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि महिला सहित 5 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं इसमें महिला सहित 4 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। इसके बाद इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। मामले की पुष्टि एएसपी सुनील नेगी ने की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का केस दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मनाही के बावजूद बिजली बोर्ड कर्मियों के वेतन से फिर एनपीएस शेयर कट गया। पुरानी पेंशन बहाली के इंतजार में बैठे 6500 कर्मचारियों को लगातार दूसरे माह भी राहत नहीं मिली। इसी कड़ी में सोमवार को बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला में सभी कर्मचारी यूनियनों की एक संयुक्त बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ आगामी रणनीति बनाई जाएगी। बीते दिनों मुख्यमंत्री सुक्खू ने कर्मचारी यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने के दौरान जून के वेतन से एनपीएस शेयर नहीं काटने का आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री ने बोर्ड प्रबंधन को इस बात के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद शनिवार को जारी हुए वेतन से एनपीएस का शेयर काटा गया। इसको लेकर कर्मचारियों में भारी रोष है। कर्मचारियों ने मांग की थी कि जब तक बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाली नहीं होती तब तक एनपीएस का शेयर ना काटा जाए। उधर ओपीएस बहाली के लिए बोर्ड प्रबंधन से अभी तक प्रबंधन की इस लाचार कार्यप्रणाली के चलते कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ रोष बढ़ गया है। कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष कामेश्वर दत्त का कहना है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुख्यमंत्री की घोषणा लागू करवाने के बाद भी आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बोर्ड प्रबंधन की कार्यप्रणाली से सरकार की छवि खराब हो रही है। ओपीएस बहाली कांग्रेस सरकार की पहली गारंटी थी जिसे मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लागू भी कर दिया है, लेकिन बिजली बोर्ड को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा। कर्मचारियों के वेतन से अभी भी एनपीएस का शेयर काटा जा रहा है। यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने बताया कि 3 जुलाई को सभी कर्मचारी यूनियनों की संयुक्त बैठक कर इस मामले को लेकर आगामी फैसला लिया जाएगा। सोलन सब्जी मंडी में पहली बार टमाटर को रिकॉर्ड तोड़ दाम मिले। शनिवार को हिमसोना टमाटर मंडी में 92 रुपये प्रति किलो तक बिका। देवटी क्षेत्र का एक किसान मंडी में 36 क्रेट हिमसोना टमाटर लेकर पहुंचा था। इसमें 25 किलो का क्रेट 2300 रुपये में बिका। इसके अलावा कुछ अन्य किस्म का टमाटर 2200 से 2100 रुपये में बिका। वहीं मंडी में अन्य क्षेत्र में पहुंचे टमाटर में करीब 3600 क्रेट 1400 से 1800 रुपये तक क्रेट में बिकी। सब्जी मंडी के आढ़तियों की माने तो आने वाले 1 माह तक दाम में तेजी रहने वाली है। दावा किया जा रहा है कि इससे पहले सोलन मंडी में इतना महंगा टमाटर नहीं बिका। जानकारी के अनुसार सोलन मंडी में टमाटर की एवज बढ़ने वाली है। प्रदेश भर में टमाटर की पैदावार के लिए सोलन जिला सबसे पहला स्थान है। जिला में करीब 5000 हेक्टेयर भूमि पर टमाटर की फसल उगाई जाती है। इस पर सालाना करीब 2 लाख मीट्रिक टन पैदावार होती है। हालांकि सोलन के अलावा प्रदेश के अन्य जिला सिरमौर, बिलासपुर मंडी में भी टमाटर उगाया जाता है। इस पर प्रदेश समेत बाहरी राज्यों में भी टमाटर की कम पैदावार है। पहले सूखे और फिर अधिक बारिश से अधिकतर फसल खराब हो चुकी है, जिससे टमाटर की मांग अधिक है। हालांकि अभी सोलन के भी कुछ क्षेत्रों में टमाटर मंडी में पहुंच रहा है। 2 सप्ताह के बाद टमाटर सीजन चरम पर होगा। आने वाले दिनों में भी टमाटर के दाम स्थिर रहने की उम्मीद है।